लेट अस डिस्कस जीएसटी के बारे में। मैं हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूं, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन वगैरह इंडिया में कब कैसे हुआ, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपके लिए हल्का से लिखा द फर्स्ट कंट्री, क्योंकि यहां मुझे लगता है यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि फर्स्ट कंट्री जो है जिसने इंप्लीमेंट जीएसटी किया, क्या सर वो इंडिया है? आंसर इज दूर दूर तक नो। द फर्स्ट कंट्री जिसने पहले जीएसटी इंप्लीमेंट किया दैट वाज फ्रांस इन 1954। जो मैंने हल्का सा डिस्कशन लिखा, फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी वो था फ्रांस, और 1954 में, आप ध्यान से सोचो, 1954 में फ्रांस ने इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद 62 अराउंड 62 इयर्स के बाद इंडिया ने इंप्लीमेंट किया। जब इंडिया ने इंप्लीमेंट किया 62 इयर्स के बाद, तब तक 160 कंट्रीज ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया था, यानी 160 कंट्रीज ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट जीएसटी किया था। उसके बाद इंडिया को लगा नहीं, अब हमें भी चाहिए, इसको इंडिया में लाना चाहिए। जैसे वैट, अगर आप, मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, पहले जो वैट लगता था वो भी पहले किसी अदर कंट्रीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, बाद में इंडिया को लगा नहीं यहां भी लाना चाहिए, तो उन्होंने उसको फिर कॉपी पेस्ट किया। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, अभी मुझे समझाना है कि क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जीएसटी, तो पहली कंट्री जो है फ्रांस है, 1954 में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद अराउंड 62 ईयर्स के बाद इंडिया में उसका डिस्कशन, इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। अब दिक्कत क्या है, मुझे समझाना क्या है कि अब हुआ क्या, जीएसटी का जो पहला डिस्कशन हुआ, डायरेक्टली जीएसटी को लोकसभा, अगर आपको याद होगा जीएसटी जब भी कोई एक्ट बनता था, मैंने हल्का सा आइडिया दिया था आपको, जब भी कोई एक्ट बनता है, एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, पहले वो लोकसभा में, अगर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिल कहां पे प्रेजेंट की जाती है, तो वो लोकसभा में पहले प्रेजेंट की जाती है, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। तो अब ये जो जीएसटी की बिल है वो लोकसभा में कब गई उसकी बात तो बाद में है। पहले हमने क्या किया, इंडिया ने पहले जीएसटी जो है, जो इसका सेटअप है या जीएसटी का जो डिस्कशन है, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है, पहले इंडिया में उसका डिस्कशन करना था, ये जीएसटी है क्या, यहाँ के लोगों को समझाना था ये जीएसटी है क्या चीज। इसके लिए इंडिया ने क्या किया, एक कमिटी बनाई गई, एम्पावर्ड एक कमिटी करी गई, जिसको हेड कर रहा था, हो सकता, मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है यहाँ का एमसीक्यू आपका यहां से बन सकता है। तो पहले 2000 में इंडिया ने एक कमिटी बनाई, एम्पावर्ड एक कमिटी की, जिसको हेड कर रहा था आसिम दास गुप्ता। तो इनको कहा गया कि आप इस चीज के बारे में डिस्कशन करो। किस चीज के बारे में? जीएसटी के बारे में। अभी मैं लोकसभा में नहीं लेके गया, अभी मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं इस जीएसटी के बारे में, क्या सीन है क्या नहीं है। उसके बाद फाइनली जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। ये डेट्स आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। लोकसभा मींस लोअर हाउस में प्रेजेंट किया, लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया डिस्कशन के लिए, कब? इन 27 मार्च 2017। 27 मार्च 2017 में ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जाके स्टार्ट हुआ डिस्कशन, किसमें? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। कब प्रेजेंट किया गया? 27 मार्च 2017। उसके बाद डिस्कशन हुआ, मींस लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद कहां जाएगा? राज्यसभा मींस अपर हाउस। अब वहां डिस्कशन हुआ, वहां भी पास हुआ, तो फाइनली जो आपका एक्ट था आज तक, जो मींस 27 से लेकर 29 तक जो आपका बिल था, जीएसटी बिल था, फाइनली वो पास हुई ऑन 29 मार्च 2017। तो इसका मतलब यहां पे बिल जब पास होती है, उसके बाद क्या बन जाती है? जी, जैसे ऑटोमेटिकली जीएसटी एक्ट। अब सर बिल इंट्रोड्यूस कब की गई? 27 मार्च 2017 को। फिर वो पास कब हुई? वो पास हुई 29, यानी एक्ट कब बनी? 29 मार्च 2017 को। और उसके बाद मैंने हल्का सा कहा था, फाइनली आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक्ट को पूरा करने के लिए, पूरा बनाने के लिए, हमें उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट चाहिए, उसकी कंसेंट चाहिए, उसकी सिग्नेचर चाहिए। तो फाइनली एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कब मिली? 12 अप्रैल 2017 को। मैं ये डेट्स इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपके एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। तो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2017, 27, 29, 12 अप्रैल, यानी एक के बाद एक
कंटिन्यूअसली है। तो 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, कंसेंट मिली, हाँ ये अब इंप्लीमेंट हो सकता है। तो फाइनली एप्लीकेबल कब से हुआ जीएसटी, यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जहां से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जीएसटी की आई वो आई 2017। सर डिस्कशन स्टार्ट हुआ 2000 में, फिर हमने बिल को इंट्रोड्यूस किया 2017 में। अराउंड 17 इयर्स या 16 इयर्स या 18 इयर्स का डिफरेंस है। सर क्या मतलब ये कि बिल आई 2000 में या बिल जीएसटी का डिस्कशन हुआ 2000 में, फाइनली हमने उसे इंट्रोड्यूस लोकसभा में कब किया, 17-18 साल के अराउंड 17-18 इयर्स के बाद हमने इंट्रोड्यूस या उसका डिस्कशन लोकसभा में किया। सर इतना समय, इतना लंबा डिस्कशन को क्यों करना पड़ा, उसका लॉजिक है, उसके बारे में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। स्टेट और सेंटर के बारे में दिक्कत थी, हम डायरेक्टली इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। सर उसका लॉजिक क्या है, पीछे क्या सीन था, मैं अब हल्का सा डिस्कशन उसके बारे में करूंगा कि इतना टाइम हमें क्यों लगा जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि हालांकि अभी तक का सबसे बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम जो है जीएसटी माना जाता है, क्योंकि यहां हर सरकार को पता है कि जो रेवेन्यू है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दिस जीएसटी इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एवरी कंट्री। अब ये बात इंडिया को भी पता थी। 2000 में डिस्कशन हुआ, फाइनली बिल 2017 में पास हुई। अराउंड डिफरेंस 18-17 इयर्स का था। इवन इंडिया को यह भी पता था कि इसमें क्या सीन है, इसमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, फिर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। सर दिक्कत कहां थी, दिक्कत यहां थी, मैंने आपके लिए लिखा एक्साइज ड्यूटी। सर ये जो एक्साइज ड्यूटी, हल्का सा डिस्कशन किया, एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्शन, और मैंने ये कहा था एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी या उसका जो टैक्स कलेक्ट होता था, वो टैक्स किसके पास जाता था, रेवेन्यू जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। फिर मैंने कहा सर सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसका रेवेन्यू भी अगेन सेंटर के पास जाता था। फिर डिस्कशन में आया सर्विस टैक्स। सर सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू तो वो अगेन किसके पास जाता था, सेंटर के पास जाता था। एक ही चीज का रेवेन्यू जो था जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, दैट वाज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट वैट लगता था, जो हर स्टेट को अपनी अथॉरिटी थी कि आप जैसे मर्जी हो वैट को कलेक्शन कर सकते और वो पैसा आप रख सकते। अब बात किस पे आती थी, यहां इंडिया कह रहा था, यहां हमारा जीएसटी कह रहा था आप जीएसटी इंप्लीमेंट करो, मींस वन नेशन। अगर आपको हल्का सा सुना हो जीएसटी का डिस्कशन, बार बार कहा जाता था वन नेशन और क्या होना चाहिए, वन टैक्स। अब दिक्कत कहां हुई कि सर 18-20 साल, 18 साल, 16 साल कहां वेस्ट हमने किए इस दिक्कत में। सर वन नेशन वन टैक्स तो है, लेकिन दिक्कत कहां थी, सर ये तीनों टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे और ये वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब सरकार ये कह रही थी हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे, मींस ये सारे टैक्सेस हटाएंगे और एक ही टैक्स लाएंगे, दैट वाज जीएसटी। और जीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। दिक्कत कहां थी, दिक्कत थी स्टेट वाले कहते थे सर अगर सारा जीएसटी आपके पास चला जाए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। तो फाइनली कहा क्या गया, ये नुकसान था स्टेट गवर्नमेंट को। इसके लिए फिर डिस्कशन हुआ कैसे इसको ठीक करें, कॉम्पनसेशन वगैरह का सीन था। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत थी कि वैट का जो कलेक्शन था वो स्टेट के पास जाता था और इन तीनों का जो कलेक्शन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जाए, उसका जो सारा कलेक्शन है वो किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम अलग अलग टैक्स बनाएंगे, इवन बनाए गए अलग अलग एक्ट बनाए गए। सरकार ने कहा, क्योंकि उसका डिस्कशन हल्का आपके सिलेबस में नहीं है, सरकार कहती है जीएसटी में हम कलेक्शन, ये हम मान रहे सारी जीएसटी की जो कलेक्शन है वो हम करेंगे, सारे पैसे जो है वो सेंटर के पास आएंगे, फिर जितना स्टेट का बनता है उसमें हम स्टेट को उतना पैसे वापस देंगे एज अ कॉम्पनसेशन के हिसाब से। उसके लिए अलग कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया गया। मेरा डिस्कशन वो नहीं है। अब सीन क्या है, फिर सरकार ने कहा देखो हम कैसे करेंगे, स्टेट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और सेंटर को भी नहीं होने देंगे।
अब कैसे किया? जीएसटी में इन्होंने कहा हम क्या बनाएंगे, हम स्टेट के लिए अलग बनाएंगे। स्टेट के लिए क्या बनाए? क्या सर ये अलग अलग लगेगा? बाद में देखा जाएगा कैसे लगता है, लेकिन अभी कैसे चलेगा? जीएसटी के पार्ट्स, टाइप्स क्या क्या है? पहला कहा गया जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे स्टेट जीएसटी, मींस एसजीएसटी। अब जो हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा उसको हम बोलते थे सेंट्रल जीएसटी, मींस सीजीएसटी। स्टेट को हिस्सा देंगे तो सीजीएसटी। इवन इस पे एक्ट है, फिर बाद में ये दो तीन एक्ट्स है, 2-4 एक्ट्स है जो इंप्लीमेंट हुए बाद में, एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स जिसे हम आईजीएसटी कहते हैं, इसके लिए भी अलग एक्ट है। कॉम्पनसेशन जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। मुझे इतना डिस्कशन नहीं करना, तो मैं क्या कह रहा कि पहला बनाया गया, क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं। तो पहला बनाया गया एसजीएसटी यानी जो स्टेट का हिस्सा होगा। फिर बनाया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंटर का हिस्सा होगा, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं। फिर बनाया गया यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी इज ऑल्सो अ स्टेट और अ सेंटर, क्योंकि होता क्या है, सीन है कि कुछ इंडिया में क्या है, दो चीजें हैं, एक है यूटीज यूनियन टेरिटरीज, दूसरा है आपका स्टेट। जैसे आप जानते होंगे कि अभी जो करंटली कश्मीर का जो स्टेटस है वो यूनियन टेरिटरी है, तो यहां क्या इंप्लीमेंट जनरली होता होगा, यूनियन टेरिटरी यानी ये वाला, यानी जहां पे यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे ये वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दैट इज, है तो ये अंदर अंदर सब कुछ सेम ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसे हम यूटी जीएसटी कहते हैं। तो फाइनली चौथा जो था वो था आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं डिस्कशन करता हूं इस बात पे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मुझे बोर्ड को साफ करने की जरूरत पड़ेगी। मैं डिस्कशन करूंगा, यहां तक में आया, मैंने हल्का सा आइडिया दिया आपको कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि दिक्कत थी कि सेंटर और स्टेट में फिर उस पैसे को, फिर उस रेवेन्यू कलेक्शन को हिस्से कैसे किए जाएंगे। अल्टीमेटली फिर उनमें ये सीन बनाए गए, स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। कौन सा कब एप्लीकेबल होता है इसका डिस्कशन अब हम करेंगे। नाउ मैंने अभी आपसे डिस्कशन करके आया, मैंने कहा एक होता है एसजीएसटी, जीएसटी के टाइप्स, मैंने कहा एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर मैंने कहा सीजीएसटी, सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सब के अपने अपने एक्ट है, मींस एसजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017। अब से डिस्कशन क्या है, ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का क्या सीन है, मैं आपको समझा देता हूं। इसका डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी में इन्होंने सेल को दो टाइप के सेल्स में डिवाइड किया, या परचेज को दो टाइप के सेल में डिवाइड किया। यहां लॉ ने या जीएसटी ने वर्ड सेल और परचेज वो नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। लॉ यूज वर्ड करता है सप्लाई, वेदर यू सप्लाई गुड्स और यू सप्लाई सर्विसेज। क्योंकि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप वर्ड सेल यूज कर सकते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सेल वर्ड यूज नहीं कर सकते आप। इसलिए लॉ ने क्या कहा, जीएसटी लॉ ने कहता है मैं सप्लाई वर्ड यूज करूंगा, फिर वो सप्लाई चाहे गुड्स की हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। तो मेरा डिस्कशन अभी है, जीएसटी लॉ ने सेल या परचेज को या इस सप्लाई को दो हिस्सों में तब्दील किया। इसने कहा दो टाइप की सेल या परचेज हो सकती है या सप्लाई हो सकती है। क्या क्या, लेट अस डिस्कस। लॉ कहता है एक सेल होती है या एक सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई चाहे वो फिर सप्लाई सेल हो या परचेज हो या सर्विसेज हो या गुड्स हो। तो अगर दो टाइप्स, पहला वाला वर्ड मैंने कहा इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मींस होता है विद इन स्टेट। सर क्या 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 इसका मतलब हुआ, अगर एक ही स्टेट में सेल परचेज करता हूं तो क्या वो सेल परचेज मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई मानी जाएगी? आंसर इज यस। मींस आप एक स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे, आप एक यूटी से बाहर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी, बी और ए दोनों कहां के होनी चाहिए? जेके के।
दोनों जम्मू कश्मीर के होने चाहिए या दोनों सेम स्टेट के होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम स्टेट के हैं, जो इन्होंने सेल परचेज की, उस सेल परचेज को जीएसटी में कहा जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा हिस्सा कहा गया इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मीन्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। चाहे आप सेल करेंगे या परचेज, चाहे फिर वो गुड्स की बात हो रही हो या सर्विसेज की बात हो रही हो। तो अगर आप एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट माल सेल परचेज कर रहे हैं तो उस सेल को कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब इसीलिए मैंने लिखा फ्रॉम वन पर्सन वन स्टेट टू अनदर। मीन्स ए ऑफ दिल्ली sold goods to B of Mumbai। अब ये जो सेल परचेज होगी, दैट सेल परचेज विल बी कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। अब सर हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं इसका डिस्कशन क्यों हो रहा है। सर ओवरऑल क्या पता चला, ओवरऑल पता चला अगर आप विद इन द स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, दैट सेल परचेज इज कॉल्ड इंट्रास्टेट सप्लाई। और अगर आप एक स्टेट में दूसरे स्टेट सोल्ड परचेज कर रहे हैं, दैट सप्लाई इज कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत सर ये सारे जीएसटी एप्लीकेबल कैसे होंगे, इसलिए दो हिस्से किए गए। लॉ कहता है, जीएसटी का लॉ कहता है अगर आपका इंट्रा स्टेट है, यानी विद इन स्टेट आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो हम हक देंगे स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने का, हम हक देंगे जीएसटी गवर्नमेंट को या जीएसटी लगाने का, और हम हक देंगे एसजीएसटी यानी सीजीएसटी, हम हक देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने का। क्या 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 सर, इसका मतलब दोनों जीएसटी लगाएंगे? आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे लगता है 18%, कि ये लेके जाएगा 9%, ये लेके जाएगा 9%, इसका मतलब अगर आप मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंट्रा स्टेट की, मींस विद इन अ स्टेट, अगर आप विद इन अ स्टेट सेल परचेज करते हैं तो इस पे दोनों गवर्नमेंट्स को हक दिया गया, क्योंकि सरकार हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, तो क्योंकि यहां स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसलिए कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास पावर है, वो इस सेल पे लेवी कर सकता है अपना जीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो लेवी कर सकता है जीएसटी, लेकिन द जीएसटी रेट दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं बाद में प्रोडक्ट की बात करूंगा, किस पे हल्का सा आइडिया दे दूंगा कि रेट्स क्या क्या है, मैक्सिमम रेट मिनिमम रेट क्या है जीएसटी की, तब वो डिस्कशन होगा। जैसे 28% भी एक रेट है, 28% भी है, इस 28 में ये कितना लेंगे, 14%, और ये कितना लेंगे, 14%। मींस लॉ ने कहा ओवरऑल क्या, अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो दोनों पार्टीज या दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इस पे जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन जो जीएसटी की रेट होगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी, एक के लिए 8%, दूसरे के लिए 9%, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेट्स कोई भी हो सकती है, लेकिन जो भी रेट होगी सबके लिए सेम होगी। तो पावर अगर इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट सेल परचेज है, तो दोनों के पास पावर है, यानी इसका 9% या 14% किसका रेवेन्यू किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और सेम रेवेन्यू किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये कहा गया अगर आपकी इंट्रा स्टेट है। तो अगर आपकी इंट्रा स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात है यूटी जीएसटी भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कहां जाएगा, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो यहां पे लग जाएगा यूटी जीएसटी भी, क्योंकि इसका डिस्कशन इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो ये सीन है इंट्रा स्टेट। लेकिन लॉ ने कहा अगर सेम सेल होगी एक स्टेट में से लेकर दूसरे स्टेट, जिसे हमने कहा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर ऐसा सीन है तो लॉ कहता है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे कैसे सर, सारा रेवेन्यू। लॉ कहता है जीएसटी में, क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको हल्का आइडिया दिया था कि वैट लगेगा, और
ऑब्वियसली जब वो लगेगा उसका जो कलेक्शन है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैट का सीन और जीएसटी का सीन सेम रखा इन्होंने। जैसे सीजीएसटी का रेवेन्यू जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए, एसजीएसटी का जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेम केस था वैट के साथ भी। सर वैट का क्या सीन था, वैट का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अब लॉ ने इस चीज का ख्याल रखा, कहा अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो आपका वैट का कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपकी भरपाई एसजीएसटी से वैट की भरपाई कर देंगे। हाँ ऑब्वियसली बात है, लेकिन इसका ख्याल रखना कलेक्शन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे ट्रांसफर करेगा कंपनसेशन की सूरत में। उसका डिस्कशन हमारे पास नहीं है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अगेन वही बात कर रहा है, वैट कब लगता था, अगर आप एक स्टेट में ही विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें वही बात फिर से, वैट कब एप्लीकेबल होता था, जब अगर आप सेम स्टेट में सोल्ड परचेज कर रहे हैं तो वैट एप्लीकेबल होता था। यहां पे भी सेम स्टेट में सोल्ड कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा दिया जाएगा। फिर मैंने कहा था अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल लिया जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज सेल होती थी, तब आता था सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अगेन वही बात है, उस सप्लाई को यहां क्या बोला गया, इंटर स्टेट सप्लाई, मींस एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट। तब इन्होंने कहा यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है यहां पे जीएसटी कलेक्शन करने की, यहां पे पूरी अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम इस पे लगाएंगे, हम इस पे सीजीएसटी के नाम से नहीं, हम इस पे लगाएंगे आईजीएसटी के नाम से, मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे लिए डिस्कशन नहीं है। जैसे मैंने कहा अगर हम किसी दूसरी कंट्री से माल लाते हैं तब एक्साइज भी लगता है, और जीएसटी का जो सीन है अगर आप दूसरी कंट्री से भी लाते हैं जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। उसका डिस्कशन मेरे पास एप्लीकेबल नहीं है। तब भी कौन सा वाला जीएसटी लगेगा, अगर सर एक स्टेट से, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री माल से परचेज हो रहा है, अगेन उस पर जीएसटी लगेगा। और कौन सा वाला जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी दो चीजों पे एप्लीकेबल होता है, एक स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल और उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगेन एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री से परचेज होगी तो अगेन उस पर आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा, जिसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो फिलहाल मैं डिस्कशन ये कर रहा था कि आपके पास सेल या परचेज दो टाइप की होती है, इंट्रा विद इन स्टेट और इंटर स्टेट, मींस वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर आपकी इंट्रा स्टेट है तो दोनों के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी टैक्स लेवी करने की। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो एक ही के पास अथॉरिटी है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। किस सूरत में लगाएगी, आईजीएसटी, जिसका नाम हमने रखा था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे ख्याल से हम आगे जा, अच्छा और एक पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाहता था यहां पे मैंने लिखा ड्यूअल जीएसटी। जीएसटी का जो मॉडल है इंडिया में है ड्यूअल सिस्टम चल रहा है। सर क्या ड्यूअल मींस टू, जैसे आपने मोबाइल फोन्स यूज किए होंगे, मोबाइल फोन्स में आप कहते हैं ना ड्यूअल सिम्स, मतलब दो दो चीजें। यहां पे लॉ कहता है हम जो जीएसटी इंप्लीमेंट करेगा, इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो रहेगा ड्यूअल जीएसटी मॉडल। सर ड्यूअल क्यों रहेगा, ड्यूअल इसलिए क्योंकि सेम चीज पे स्टेट भी, सेम चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों इकट्ठे सेम चीज पे टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए ड्यूअल है। स्टेट भी लगा सकता है, सेंट्रल भी लगा सकता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा ड्यूअल जीएसटी मॉडल। तो ये था जीएसटी के बारे में डिस्कशन। मैं हल्का सा आइडिया आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूं, क्योंकि हम जीएसटी पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने आपको एक हल्की सी एग्जांपल दी थी कि जीएसटी एप्लीकेबल होता कैसे होता है, मुझे लगता है कि मुझे आपको हल्का सा आइडिया देना चाहिए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और वो सेट ऑफ वगैरह का सीन कैसे एप्लीकेबल होता है। मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा, वैसे मैंने क्या लिखा, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सर अगर मिस्टर ए, मैंने लिखा क्या, मिस्टर ए परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड सो जीएसटी एप्लीकेबल जो है 18%। सर हो सकता है आपको एमसीक्यू इस बेस पे भी आ जाए, अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं
या परचेज करते हैं, आप हमें बताइए कि इनपुट लगेगा, क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऐसा एमसीक्यू वो बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री बता ही दे देता हूं, हो सकता है आपके यहां से एमसीक्यू आए और आप उसे हल कर पाए, लेकिन ध्यान से सुनना क्या सीन। पहले मैं एंट्री करूंगा, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि मैं डेबिट क्यों होगा क्रेडिट क्यों होगा उसका डिस्कशन नहीं करूंगा, उसका डिस्कशन जब अकाउंटिंग का पोर्शन आएगा तब डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जर्नल एंट्री इस चीज की क्या होगी मैं आपको समझा देता हूं। सर मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए 10,000 के, यानी उनका कॉस्ट प्राइस जो है इसके लिए 10,000 है, और इसने जीएसटी जो पे किया 18% है। तो जर्नल एंट्री इसके लिए क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। सर परचेज कितने की है, 10,000 की। अब सर लेकिन क्या परचेज जब हम करेंगे क्या हम सिर्फ 10,000 पे करेंगे, आंसर इज नो, हम 10,000 पे करेंगे प्लस 18% जीएसटी भी पे करेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं अभी अभी आपको समझा के आया, ये 18% दो लोगों को मिलेगा, किसको, एसजीएसटी मीन स्टेट को मिलेगा, सीजीएसटी किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट। सर क्या इनके पास, मैंने हल्का सा आइडिया दिया था, दोनों गवर्नमेंट्स के पास अथॉरिटी है, अगर इंट्रा स्टेट सेल है या परचेज है वो लेवी कर सकते हैं जीएसटी। तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूं कि दिस इज इंट्रा स्टेट, दोनों के पास पावर है। अगर दोनों के पास पावर है तो क्या होगा, अगर दोनों के पास पावर है ध्यान से देखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। सर माल जो हमने खरीदा 10,000 का, लेकिन इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, आंसर इज यस। सर कितना जीएसटी पे करेंगे, उसका हम नाम रखते हैं इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। सर देना कितना हमने है, सर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 9%, क्योंकि मैंने कहा था जितना भी परसेंट होगा दोनों को 50-50 मिलेगा, मींस 18 टोटल है, 9 इसको मिलेगा, 9 इसको मिलेगा। उसके बाद सर ये कैसे हमने क्या किया, कैश या बैंक से पेमेंट की हो, जैसे मर्जी हो। सर जीएसटी कितना लगेगा, 9% के हिसाब से 900, और ये भी 900 सेम रहेगा। तो टोटल पेमेंट हमने कितनी की होगी, 10,000 या 11,800 रुपए टोटल पेमेंट है। तो ये है जर्नल एंट्री अगर आप गुड्स परचेज करते हैं। तो अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 की, 9% इनपुट जीएसटी, क्योंकि डिस्कशन हो चुका है, मैंने आपको हल्का सा समझाया था बेटा, अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज पे आता है इनपुट जीएसटी, याद है आपको, इनपुट जीएसटी, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इनपुट्स एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इसकी जर्नल एंट्री ये है। उसके बाद मैं सेम चीज को अब सोल्ड कर रहा हूं, अब सोल्ड करने के टाइम पे क्या जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से देखिए, जर्नल एंट्री सोल्ड जब करें, जब मैं सोल्ड करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं लिखूंगा। अगर किसी को डाउट हो, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं ये मैं कैश में सोल्ड कर रहा हूं, कोई क्रेडिट वगैरह का सीन नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं। कैश लो या बैंक से पैसे लो, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। सर इस बार क्या किया मैंने सेल्स करी, तो सेल्स अकाउंट। अब सेल्स कितने की है, सर मैंने अपना माल जो सोल्ड किया 12,000 का किया, 12,000 की सेल है। अब इस पे जीएसटी जो आउटपुट लगेगा, क्योंकि सेल पे मैंने कहा था आउटपुट यूज होता है, तो इस पे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब आपने क्या करना है, अगेन आपने 18% है, मींस इसका 9%, इसका 9%। अब हमने 12,000 पे कैलकुलेट करना है, दिस इज 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, दैट इज 1080, इसका अगेन सेम बनेगा 1080। टोटल आप जो कैश रिसीव करेंगे 14,160 रुपए। तो हमारे पास जो कैश आएगा वो आएगा 14,000
160 रुपीज। उसमें से हमारा जो वैल्यू होगा, जो अपनी जेब में है या जो अपना वैल्यू है, वो है 12,000 का, और जो टैक्स हमने उनसे लिया, जो आगे वाला बंदा होगा, उससे हमने 1080 रुपीज एंड 1080 रुपीज एज SGST एंड CGST लिया। ये थी जर्नल एंट्री। अगर आप, मैंने क्या लिखा, अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं और सेम गुड्स को आप सोल्ड कर रहे हैं। सर क्या मैंने अभी तक GST को पे किया? आंसर इज नो। अब जब GST पे करना होता है, उसके लिए मैं तीसरी एंट्री आपको जो है, पहली वाली एंट्री, दूसरी वाली एंट्री, अब मुझे ये GST सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद में जर्नल एंट्री आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सर हमें कितना देना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूं। सर पहली, अभी मेरे सेल पे कितना GST जाता है? मेरा सेल पे GST है ये वाला 1080। सर 1080 टोटल GST, जो आउटपुट जिसे हम कहते हैं, जो मुझे देना है, आउटपुट GST कितना बनता है? 2160। यानी मेरी सेल पे इतना GST बनता है। मैंने ऑलरेडी अपने, जो मेरा सेलर होगा, जिससे मैंने खरीदा होगा, जो मेरा सप्लायर होगा, उसके हाथ में टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं। कितना? 9 प्लस 1800 रुपए। तो मैं ये कैलकुलेशन पहले आपको समझा रहा हूं। सर मैं खुद इनपुट, जिसे हम कहते हैं इनपुट, GST पे कर चुका हूं ऑलरेडी, जिसका मुझे अब क्रेडिट मिलेगा। कितना? 1800 रुपए। सर अब मुझे आउट ऑफ पॉकेट, यानी जेब से कितना देना पड़ेगा? मेरे पास ऑलरेडी 1800 दे चुका हूं, फाइनली मुझे देना पड़ेगा 360। इतने पैसे मुझे आउट ऑफ पॉकेट देने पड़ेंगे। अब सर जितना मुझे आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा, इसकी अब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा देता हूं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर पेमेंट GST की कैसे होगी? अब ध्यान से देखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट लॉजिकल अकाउंटिंग वाला नहीं सिखाऊंगा, कौन सी चीज डेबिट, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। हो सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव बने आपको, क्योंकि मुझे अभी वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे सिलेबस में नहीं है। अब जर्नल एंट्री इसके बारे में क्या होगी? सर मुझे पेमेंट करनी है, इसका मतलब हुआ मुझे खत्म किसको करना पड़ेगा? आउटपुट CGST और SGST को। अब क्योंकि ये मेरे लिए, ये दो चीजें जो है, ये दो चीजें मेरे लिए लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि इसकी पेमेंट मुझे करनी है, और ये दो चीजें मेरे लिए एसेट बनती है। ये डिस्कशन आपका हल्का अगर आइडिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके इसका डिस्कशन भी होगा। मैंने क्या कहा? ये मेरे लिए एसेट बन जाता है, इनपुट मेरे लिए एसेट है, मींस मेरा पैसा किसी और के हाथ में मैंने सरकार को दिया, एडवांस में दे रखा है। एक एंगल से मैंने एडवांस में दे के रखा, तो मेरा पैसा सरकार के पास एडवांस में, मींस एसेट मेरे लिए बनेगा। लंबा डिस्कशन नहीं कर सकता। अब सरकार को मुझे इतने पैसे देने हैं, मीन सरकार का पैसा मेरे पास है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी बनती है। हो सकता है यहां से भी आपका MCQ बने कि आउटपुट CGST आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, तो ध्यान से सोचना। आउटपुट लाइबिलिटी, आउटपुट CGST हो या SGST मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, और इनपुट मेरे लिए एसेट होता है। क्योंकि लंबा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं कर सकता, वो डिस्कशन अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा फिर, लेकिन हल्का मुझे लगा यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नाउ अब मुझे क्या करना है? मुझे लाइबिलिटी को हटाना है, क्योंकि लाइबिलिटी की बैलेंस जो होती है वो क्रेडिट बैलेंस होती है। अब क्रेडिट को हटाना है, मुझे लाइबिलिटी को हटाना है, मुझे इसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का अपोजिट क्या बनेगा? मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, उसको खत्म करने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, तो मैंने उसको क्या किया? डेबिट। सर क्योंकि मैं पे कर रहा हूं, ये लाइबिलिटी नहीं रहेगी, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। सर कितनी लाइबिलिटी खत्म करनी है? 1080। और सर मेरे यहां अगर लाइबिलिटी खत्म होगी तो इसके साथ साथ मेरा एसेट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इन दोनों को सेट ऑफ कर रहा हूं। कैसे? अब देखो ध्यान से, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। सर मेरे पास अवेलेबल एसेट कितना है? 900 का अवेलेबल है, 900 का अवेलेबल है। तो फाइनली मुझे पेमेंट जो करनी है वो 2160 की करनी है, और मेरे पास जो ऑलरेडी सरकार को दे रखा है वो 1800 है। डिफरेंस कितनी है? 360 आउट ऑफ पॉकेट पे करनी पड़ेगी, तो टू कैश अकाउंट।
कितना 360। लेकिन जीएसटी में हमारा इस कैश वर्ड हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ई। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब सर डिस्कशन नहीं कर सकता, ये एक अकाउंट है जो हमारा जीएसटी का एक अकाउंट होगा, उसमें हम पैसे जमा करेंगे, जहां पे हमारा जो जीएसटी होता है वहां पे पोर्टल पे एक अकाउंट होता है जहां पे आप कैश जमा करवा सकते हैं। और आपको करना पड़ेगा, अगर आपको आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करनी है तो उस कैश को जब हमारे पास होगा तो कैश वर्ड यूज होता है, जब हम जीएसटी पोर्टल पे उसे ऐड करते हैं तब इसका वर्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो यहां से फिर आप डायरेक्ट कैश पे नहीं कर सकते, आपको पहले कैश यहां ऐड करना पड़ेगा, यहां से आप पेमेंट फिर कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा डिस्कशन का पार्ट नहीं है तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, लाइबिलिटी की बैलेंस क्या थी, क्रेडिट बैलेंस, उसको मैंने हटाया डेबिट से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये थी लाइबिलिटी, यहां से कट होगी ये, क्योंकि वहां क्रेडिट है यहां डेबिट है। एसेट की बैलेंस डेबिट थी, आज के बाद नहीं रहेगा, इसको अपोजिट कर दिया मैंने, क्या क्रेडिट कर दिया, दोनों को क्रेडिट कर दे, इसका मतलब ये भी खत्म, ना आज के बाद ये लाइबिलिटी रहेगी ना आज के बाद ये एसेट रहेगा। और इसके बावजूद मुझे आउट ऑफ पॉकेट 360 पे करना पड़ा। तो ये था ट्रीटमेंट इस जर्नल एंट्री का, जो कि मुझे लगा आपके डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसीलिए मैंने हल्का सा आइडिया भी दिया। दिस इज लाइबिलिटी फॉर जीएसटी मेंबर और दिस इज एसेट फॉर द रजिस्टर्ड डीलर। यानी इवन वो अपने बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी भी शो करेंगे और इसको एज एसेट शो करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है, क्योंकि अगला लेक्चर अगेन जीएसटी पे ही होगा। मुझे इमीडिएटली लगा कि इतना आपको हल्का सा पहले ही आइडिया दे दूं, उसके बाद फर्दर चीजें देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।